सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज मेरे साथ होंगे शहबाज़, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को कवर करते हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और सदीक़ साजिद साहब आजकल हमेशा हर दूसरे चौथे दिन हमारे साथ होते हैं क्योंकि नून लीग की पॉलिटिक्स पर इन्हें बड़ा अबूर हासिल है। ये हमारे सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पोंडेंट हैं, सियासत पर उनकी गहरी नज़र है। आज के मौज़ूआत पर तो बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ पेमरा के हवाले से बात करनी है। आज हमारा चैनल ऑन एयर हुआ है फिर दोबारा 2-3 दिनों के वक्फे के बाद, क्योंकि जुमे की शाम को एक इल्लीगल ऑर्डर पेमरा ने पास किया, चेयरमैन पेमरा ने पास किया, जिसके बाद हमारे चैनल को ऑफ एयर कर दिया गया। और जुमा इसलिए चुना गया ताकि हफ्ता और इतवार कोर्ट्स बंद होती हैं, हम किसी अदालत से जाके रिलीफ ना ले सकें। इंतहाई मेलाफाइडी पिछला भी जो इन्होंने हमारा चैनल जो बंद किया था आज से 2-3 हफ्ते पहले, वो भी जुमे को शाम के वक्त, उस वक्त हमारा यही प्रोग्राम तज्ज़िया ऑन एयर था, तो उन्होंने ऑफ एयर कर दिया। और उस वक्त भी यही मकसद था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इनको नुकसान पहुंचाया जाए, और कम से कम 2-3 दिन तो बिल्कुल ही गुजर जाएं ताकि कोर्ट से भी कोई रिलीफ ना मिल सके। पेमरा ये सब क्यों कर रहा है? थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका। इसलिए कर रहा है कि वो ये आवाज़, बोल की आवाज़ को वो दबाना चाहते हैं। और अभी इसी दफ़ा इन्होंने क्या किया, ये हम पर इल्ज़ाम लगाया कि हमने जो अदलिया है उसके वक़ार को नुकसान पहुंचाया। कैसे हो सकता है? आप व्यूअर हैं इस चैनल के, हमारे इस प्रोग्राम के। हमने अपने इदारों को बिल्कुल अपना समझ के प्रोटेक्ट किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हो, पाकिस्तान की अदलिया हो, पाकिस्तान की पार्लिमान हो, हमने हमेशा पाकिस्तान का नाम बुलंद किया और अपने इदारों की हिफाजत के लिए कभी भी हमने को कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि तौहीन अदालत करें, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अपनी अदलिया पर आवाज़ उठाएं उस वक्त जिस वक्त पूरी दुनिया हमारी अदलिया की तारीफ़ कर रही है। और आज भी हमें जो इंसाफ मिला है, जिसकी वजह से ये चैनल, ये प्रोग्राम आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये सिंध हाई कोर्ट की वजह से मिला है, हमें अदलिया की वजह से मिला है। तो वो अल्टीमेट जो रिलीफ मेरा और आपका है इस दुनिया, इस मुल्क में, वो तो हमें अदलिया दे रही है। तो कैसे मुमकिन है कि हम सोच भी ये लें कि अदलिया का तकद्दस हमने पामाल करना है? वो गुफ्तगू ज़रूर होती है चैनल्स पर, हमारे यहाँ भी होती है, जो पाकिस्तान बार काउंसिल करती है, जिसको पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन ऐवान में करते हैं ताकि सिस्टम को रिफॉर्म किया जा सके। हम भी ये समझते हैं कि हम आवाम की आवाज़ हैं, एक स्टेक होल्डर हैं, तो डेफिनेटली उस हवाले से हम ज़रूर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन वो भी माजी के तनाजुर में। आज की जो अदलिया है उसके जो फ़ैसले हैं, इंतहाई शानदार फ़ैसले हैं। इस माफिया को नीस्तो नाबूद और जिस तरह से तोड़ा है इस अदलिया ने, हम तो जितनी उसकी तारीफ़ करें कम है। पाकिस्तान की कौम अपने इन इदारों का एहसान जो है वो नहीं उतार सकती। तो ये एक घटिया भोंडी हरकत की चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने, जो बुनियादी तौर पर उनके अपने ख़िलाफ़ एक पटिशन है, क्योंकि उनकी तैनाती अहलियत के मुताबिक नहीं। जो इश्तिहार में जो अहलियत कही गई थी वो उस पर पूरा नहीं उतरते। पता नहीं क्या साजबाज करके किस तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट की गई। उसको चैलेंज करना कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, वो हाई कोर्ट में चैलेंज है। लेट्स सी कि उसका क्या फ़ैसला होता है, लेकिन बोल की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता, कोई झुठला नहीं सकता। अब मैं एक हमारे बहुत ही एक नई पॉलिटिकल फोर्स जो अमर्ज हो रही है पाकिस्तान में, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, हाफिज़ साद रिजवी का हमने इंटरव्यू किया, जो तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं। उसी दिन हमारा चैनल बंद किया गया। वो इंटरव्यू कल इंशाल्लाह नशर होगा। हम उस इंटरव्यू में, उस प्रोग्राम में आपको उस मर्द कलंदर खादम हुसैन रिजवी का घर दिखाएंगे। उनकी वो सारी, जहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, मैं वो आपको सिर्फ इसलिए दिखाऊंगा, आप फिर ख़ुद फ़ैसला कीजिए कि क्या ये शख्स जो इस कदर कलंदरी के आलम में रहता था, कोई उसको ख़रीद सकता है, या वो किसी के इशारों पर कोई बात कर सकता है। और फिर साद रिजवी की वो गुफ्तगू, जिसमें वो नामूस रिसालत के लिए अपने बाप की तरह कट मरने के लिए तैयार हैं। मैं हैरान हुआ उस नौजवान की बातें सुन के। बिल्कुल वायलेंट नहीं है, बिल्कुल किसी तरह भी वायलेंस का प्रचार नहीं कर रहे, तशद्दुद नहीं चाहते,
लेकिन कहते हैं कि नामूस रिसालत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये ज़िंदगी किसी काम की नहीं है अगर नामूस रिसालत की हम हिफाजत ना कर सके, बिल्कुल। और वहाँ पर जो मैंने मनाज़र देखे, उन लोगों की आंखों में मैंने जो जोश और वलवला देखा, और वो सब 16 फरवरी को देख रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, तहरीक लब्बैक से होने वाला जो मुआहदा है उसकी बाबत बात कर रहे हैं। और इंशाल्लाह बोल्ड टीवी की ये स्क्रीन नामूस रिसालत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए हाजिर है। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कोई हमें नहीं कह सकता कि ये दिखाएं और ये ना दिखाएं। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क हासिल किया गया इस्लाम के नाम पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, और उनकी नामूस के हवाले से कोई भी हिस्सा डाल सका बोल्ड टीवी तो वो डालेगा। और हम इसके बहुत ही अदना और बहुत ही इसके हम खादिम हैं। और जो मूवमेंट है नामूस रिसालत की, अल्लाह ताला हम सबको उसमें शामिल करे और हम बिल्कुल उस तरह से यहाँ पर एक होकर कम अज़ कम उसका मुजाहरा कर सकें जिसका ख्वाब खादिम हुसैन रिजवी ने देखा, और अब उनका साहबज़ादा साद हुसैन रिजवी जो ये सब कुछ कर रहा है। कल इंशाल्लाह तज्ज़िया में हम पूरा आपको वो सारा प्रोग्राम दिखाएंगे और आपको पता चलेगा कि ये लोग क्या चाहते हैं और किस कदर बहादुर, ईमानदार और शरीफ लोग हैं। बहरहाल अब आज के प्रोग्राम की तरफ आ जाता हूँ। और एक आज नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। मरीम साहबा अगरचे को पार्लियामेंट की मेंबर नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की सपुत्री हैं, तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो हैं वो इसी तरह ही हैं जिस तरह कोई जायदाद है, कोई कारोबार है, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद फिर अगला बेटा, इसी तरह से ये सब कुछ चलता है। तो आज उन्होंने की यहाँ पर सदारत की, उसके बाद बड़ी गुफ्तगू भी फरमाई, जिसमें उन्होंने एक तो ये फ़ैसला कर लिया कि सेनेट के इंतखाब में हम जाएंगे। अब एहतजाज की सियासत पता नहीं कहाँ गई, इस्तीफ़ों की सियासत, अब तो वो इलेक्शन में जा रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि नो कॉन्फिडेंस जो है, अगर उस पर बिलावल भुट्टो आते हैं तो हम उनकी तजवीज़ पर बात करेंगे। इसको आउटराइटली उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, और ये एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। लेकिन अगर सदीक साजिद आप मुझे इजाज़त दें, और शहबाज अगर आप मुझे, तो मैं कल इस्लामाबाद क्लब में जो हुआ वो थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे तशरीफ़ लाए ब्रंच के लिए। उनकी आमद से पहले वहाँ पर वो पार्टीशंस स्पेशल जो हैं वो लगाना शुरू कर दी गई, और लोगों ने पूछा कि क्या है, तो क्या पता चला कि जनरल बाजवा साहब आ रहे हैं। खैर 12 बजे बाजवा साहब अपनी फैमिली के साथ आए, तो जब उन्होंने देखा कि ये इस क्लब में जहाँ पे आम लोग बैठते हैं, आपस में फैमिलीज़ आती हैं, ये बीच में पार्टीशंस लगा दी गई हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा कि रिमूव करें इसे। बड़ी हैरत थी लोगों के लिए। बाजवा साहब बिल्कुल आम अंदाज में जो भी उनके पास गया उनसे बात की, खुशगपियाँ, सब कुछ हुआ। लेकिन जो सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो ब्रंच था और हर चीज़ की टेबल लगी होती है लेने के लिए, तो 18 मिनट तक अपना फूड लेने के लिए प्लेट हाथ में पकड़ के बाजवा साहब लाइन में लगे रहे। किसी से उन्होंने ये नहीं कहा कि इस लाइन को तोड़ दो, किसी से ये नहीं कहा कि पीछे हट जाओ, मैं पाकिस्तान फ़ौज का सरबराह हूँ, मुझ में बड़ी ताकत है। जिस तरह ये इधर हम सियासतदानों के बहुत सारे प्रोटोकॉल देखते हैं, और पीछे हट जाओ, मियाँ साहब आ रहा है, और पीछे हट जाओ, फलां आ रहा। बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं थी। लेकिन एक बड़ा टर्न आता है, फिर एक बड़ा ट्विस्ट इसमें। ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अचानक मोहम्मद ज़ुबैर, तर्जमान मरीम नवाज़, अपनी अहलिया के साथ निकलते हैं। कहीं से सूंघ लिया उन्होंने, यकीनन सूंघा होगा कहीं से कि कमर जावेद बाजवा यहाँ पर हैं। आए, आके इधर उधर सर्वे किया पूरा, और जिधर बाजवा साहब की फैमिली बैठी थी उधर चल पड़े। देखने वालों ने यह बताया कि क्लब में जो कोई भी था उसको इजाज़त थी बाजवा साहब से बात करने की, मिलने जुलने की, लेकिन वो जो सिक्योरिटी थी उन्होंने बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से ये बताया मोहम्मद ज़ुबैर साहब को कि आप आइए, अंडे खाइए, टोस्ट खाइए, चाय पीजिए, हलवा पूड़ी खाएं, चने खाएं, निहारी खाएं, बाजवा साहब से आज आपकी बात नहीं हो सकती। अब कहीं रास्ते में कर ली हो बात उन्होंने इधर उधर, क्योंकि नून लीग बहुत कोशिश कर रही है कि कोई बहाना बन जाए किसी तरीके से कि बख्तावर की जो शादी है उसमें कहीं सुट पंजा हेलो हाय का कहीं मौका मिल ही जाए जनरल कमर जावेद बाजवा से, तो शायद ज़िंदगी आसान हो जाए। जनाब सदीक साजिद साहब इस पर बात करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, ज़रा पार्लिमानी पार्टी का अगर आप हाल बताना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। सबसे पहले तो समी साहब जो आज अरकान पार्लियामेंट थे, जब उन्होंने हमारी बात हुई और बोल के वाले से बताया गया तो सब ने अक्सरियत
ने इस जो हुकूमती तो नहीं, पैमरा का जो फेल था उसकी जो है वो मजम्मत की। और इसमें मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं मेंशन नहीं कर सका, कोरोना के बाद कोई याददाश्त का भी फ़र्क पड़ गया, माफ़ कर दीजिएगा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हम बहुत मशकूर हैं। उन्होंने बावजूद इसके कि हमारे इस प्रोग्राम से हम जब भी कोई तबसरा वगैरह करते हैं तो यकीन करें कि बिल्कुल लिहाज नहीं करते। मैं इस बात को कन्फेस करता हूँ, तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही मशकूर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs का, उनके MPs का, कि उन्होंने बोल पर जो पाबंदी, क्योंकि देखिए हमारी जो ओपिनियन है वो प्रोग्राम में तो आ सकती है, हमारा जो बुलेटिन है, हमारी जो ख़बरें हैं उसमें ओपिनियन नहीं है। और हम कवरेज देते हैं बहुत ज़्यादा, नून लीग को बहुत ज़्यादा कवरेज देते हैं, लेकिन अभी तक मरीम साहबा का गुस्सा हमारी गुफ्तगू की वजह से कम नहीं हुआ। हम कोशिश करते रहेंगे कि किसी तरीके से उनका गुस्सा हम कम करें, जो मर्ज़ी वो कहती रहें हमारे बारे में, लेकिन हम नून लीग की कवरेज पर ना कभी पहले कंप्रोमाइज़ किया, ना अब करेंगे। और पीपल्स पार्टी का भी मैं बहुत मशकूर हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे नून लीग के 2 साथी हैं वो मरीम साहबा को सही सूरत हाल से आगाह करेंगे कि जितनी कवरेज हम अपोजिशन को देते हैं उनके नुक्ता नज़र को, क्योंकि उनका ये राइट है, तो हम ये समझते हैं कि अगर हम नहीं भी दे रहे होते तो भी आज़ादी सहाफ़त पर जो हमारे कायदीन हैं उनका जो नज़रिया है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हम भी बहुत सारे जो दूसरे इदारे हैं या चैनल्स हैं उनके बयानिए पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक बात हमेशा हमने की है कि कोई किसी का गला नहीं घोंट सकता, कोई किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकता। मैं यहाँ से कहता हूँ कि अगर जियो पर पाबंदी लगी, किसी और चैनल पर पाबंदी लगी, तो जो हरावल दस्ता एहतजाज करने वाला होगा हम सब उसमें शामिल होंगे। आज़ादी सहाफ़त पर कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं है। जी भाईजान सदीक साजिद। मरियम नवाज साहबा ने जो कहा वो आपने तो वजाहत कर दी, लेकिन इसके बावजूद अब ये देख लीजिए, इसके ऊपर तबसरा आप खुद ही कर दीजिएगा। अभी ये करारदाद उनकी जो है वो मंजूर हुई पार्लियामेंटी पार्टी के इजलास में। सिर्फ मैं मीडिया से मुतल्लिक हिस्सा ही पढ़ूंगा, फिर आप मरियम नवाज साहबा ने जो कहा वो एक अलग बात है, कहते ही कुछ और है, करते कुछ और है। मीडिया का गला दबाने, इसकी आइनी आज़ादी छीनने और हुकूमती एजेंडे का अलाकार बनाने की रवश की शदीद मजम्मत करता है ये इजलास। इस मकसद के लिए मीडिया के खिलाफ दर्ज झूठे और बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए। इजलास समझता है कि सच्चाई दबाने के लिए हर आवाज़ को नामालूम करने का रवैया डिक्टेटरशिप है, जिसे कौम मुस्तरद करती है, और इस आमराना और फिस्ताई हुकूमत के खिलाफ मीडिया की जद्दोजहद में इनके साथ हैं। ये उनका एक पैरा है वो समी साहब। लेकिन जो अक्सरियत थी नून लीग के अरकान पार्लियामेंट की, जब उनसे हमने बात की उन्होंने तो पैमरा के इस फेल की जो है वो मजम्मत की, लेकिन मरियम नवाज साहबा जो आपने बात की ज़ाहिर उनको शायद या ब्रीफ नहीं मैं किया आप गया। उनकी वो शॉर्ट सुनवा देता हूँ, आपको पता है, ज़रा मरियम साहबा की वो गुफ्तगू सुनवा दें। मैं समझता हूँ कि अगर वो ये कह देती अपनी रिजर्वेशंस के साथ ही कि जो पाबंदी है वो कंडमिनेशन है, वो हम उसकी मजम्मत करते हैं, भले वो ये कह देती कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो बोल पर आती हैं मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ, तो उनका कद बड़ा होता और उनकी जो कमिटमेंट है आज़ादी सहाफ़त के हवाले से उसको भी क्लैरिफाई वो करती हैं। और ख़ास तौर पर हम लोग जो हैं, क्योंकि हम पर तो जो जुल्म सितम हुआ वो उनकी अब्बा जानी की वजारत उज़्मा और उनके चाचू जानी जो है चौधरी निसार साहब, उन्होंने किया, जो वज़ीर दाखिला थे, पूरा इस चैनल को बर्बाद किया। लेकिन हमने तो उनको कवरेज दी, उस वक्त कवरेज दी, और अभी भी देंगे। हम समझते हैं कि उनका ये इस्तेहकाक है, हम देंगे कवरेज। लेकिन सुन लें मरियम नवाज साहबा की बात। जी सदीक साहब देख लीजिए ना, अब एक तरफ मैंने इन्हीं का जारी करदा मरियम औरंगज़ेब साहबा का बयान जो है वो आपके सामने रख दिया। वही बात है कि इन तक शायद या तो असल बात पहुंचाई नहीं गई, या फिर अभी तक मैं समझता हूँ कि कोई बीच में कोई इस किस्म के लोग होंगे जो जी जो कि सही बात नहीं पहुंचाते, और इसी वजह से उनको सियासी तौर पे भी नुकसान होता है। अब तो वालिद मोहतरम रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ोन करके इनकी सियासी परवरिश अच्छी खासी करते हैं मरियम नवाज साहबा की, ताकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरह इनकी जो बयानात है उसमें भी जो है वो चीज़ें नज़र आएँ। अब पार्लियामेंटी पार्टी के इजलास की तरफ सभी साहब आ जाएँ तो ज़ाहिर है, आपने ख़ुद भी कह दिया, इनका आज सबसे बड़ा फैसला था कि सेनेट इंतखाबात में हमने हिस्सा लेना है। एक बड़ी चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी की तरफ ये भी सियासी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते। ज़ाहिर है अगर ये हिस्सा नहीं लेते तो जो 4-5 इनको सीटें मिलने का इम्कान है पंजाब से, वो सारी की सारी फिर तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी ले जा सकते थे अगर ये उसमें हिस्सा ना लेते। तो एक अच्छा एक फ़ैसला है। बाकी तो सारी उनकी जो गुफ्तगू है महंगाई के ऊपर है, बेरोज़गारी के ऊपर, हुकूमत को लताड़ने के ऊपर, खिलाफ जो बयानिया है उसको अमेंड करने पर तैयार हुए हैं। जो नवाज अंदर जो बात हुई है उसमें उन्होंने मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसके हवाले से उन्होंने कहा जी ठीक है वो बयानिया सही बात है, उसके ऊपर हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो अक्सरियत अरकान पार्लियामेंट इनके थे उन्होंने कहा कि हमें इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि हम अपने इदारों को जो है वो इस इतनी शदीद जो तनकीद का निशाना बनाए। ठीक है, आप अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करें। और ये भी कहा गया समी साहब कि पीपल्स पार्टी की सियासत को देखें,
मौलाना फजलुर रहमान की सियासत को देखें, ये भी देखें कि हम किसी के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं या हमें कोई इस्तेमाल कर रहा है, ये चीज़ें भी देखने वाली हैं। वो तो ज़ाहिर है आज जो करारदाद जो मंजूर हुई है उसमें उस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए जिस तरह के पहले इस्तेमाल किए जाते थे। यही कहा गया है कि जो इदारे हैं जिनका आइनी किरदार नहीं है जमहूरियत के हवाले से, उनको चाहिए कि वो अपना जो किरदार है उसको उस हद तक रखे जैसा कि किरदार है। पहले तो आपको पता है कि बाकायदा नाम लिए जाते थे, दो शख्सियात को तो ख़ास तौर पर निशाना जो है नून लीग बनाती थी, लेकिन मरीम नवाज साहबा जब तकरीर कर रही थी, और एक तो जो आपने वजाहत कर दी, अगर वो उसकी फुटेज भी चल जाए तो वो साथ ही साथ देखिए ना, एक नायब सदर हैं, साथ सीनियर नायब सदर बैठे हैं, फिर फुटेज चला दें प्लीज। राजा जफरुल हक साहब चेयरमैन है पार्टी के, उनको आखिरी मौके पे बैठाया गया, फिर तस्वीर बनाई गई, फिर फुटेज चलाई गई और कहा गया कि पहले तो सिर्फ मैं आपको बता दूं, पहले सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी और उसके बाद मरीम नवाज़ और साथ राना सनाउल्लाह और जो साबिक़ डिप्टी स्पीकर है मुर्तज़ा जवेद अब्बासी वो बैठे थे। बाद में फिर राजा ज़फ़रुल हक साहब आकर बैठे हैं। पिछली जो सीटें होती हैं ना, कमेटी रूम नंबर 2 है, समी साहब आपने देखा ही है, उसकी जो पिछली नशिस्तें होती हैं वहाँ पर आकर राजा साहब खामोशी से बैठ गए। फिर इनको पता चला कि यार चेयरमैन आ गया है, इन्हें भी ज़रा इज़्ज़त देनी चाहिए। तो फिर चेयरमैन साहब जो हैं वो उनको बुलाया गया और फिर उनको कोने पे बैठा दिया गया, लेकिन चेयरमैन साहब को एक लफ्ज़ भी बोलने का जो मौका है वो उस इजलास में नहीं दिया गया। अब दरमियान वाली नशिस्त है असूलन होनी चाहिए थी, अगर या तो चेयरमैन बैठता या फिर शायद खाकान अब्बासी बैठते, लेकिन जनाब मरीम नवाज साहबा उस पर विराजमान हुई, साथ एहसन इकबाल बैठ गया, एक तरफ पे शायद खाकान अब्बासी बैठ गया और कोने पे बैठे राजा ज़फ़रुल हक साहब पार्टी के क्या है चेयरमैन है, चाहे एजाज़ी जो भी है, लेकिन वो वहाँ पे चेयरमैन साहब को कोने पे बैठा दिया, यानी कि खुद रहने दिया। क्यों करते हैं सर? देखिए जबकि वो तो पूरी तरह ताबेदार हैं, उनको खुद एहसास नहीं है, इतनी उम्र गुजर गई। ये जो आप मारूसियत का, पार्टियों के अंदर डिक्टेटरशिप का रोना आप रोते रहे हैं, हम भी रोते रहे हैं, तो इसके खिलाफ खड़े हो ना, नहीं खड़े होते, क्या बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ जो खवातीन अराकीन थी, कुछ ऐसे थे जो कि मैं कहता तारीफ हो और चापलूसी की भी एक हद होती है। उन्होंने कहा जनाब अच्छा जी, फिर मैं आपको बताऊं, जो अवाम है ना वो तो कोई चापलूसी में नहीं आते और किसी से नहीं दबते, ना दबदबे में आते हैं। आज लंदन से जो फुटेज आई है जिसमें वो इसहाक डार साहब के साथ जो किया उस किसी पाकिस्तानी खातून ने, ज़रा सुनवाएं जी, सब सुनवाएं पूरे का पूरा। अवाम जो है, आम आदमी जो है वो किसी से खौफज़दा नहीं है, वो बोलता है। और शहबाज आपने देखी ये वीडियो, उसमें वो वही घटिया कि आप पेड हैं, आप इल्ज़ाम लगा रही हैं, पाकिस्तान की एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप उसकी हैं। यानी इनके जहन से ये जो फतूर है, ये जो खुब से बातन है, ये आता ही है। ये मतलब तो क्या इनका क्या CBM, क्या ये रुकेंगे, क्या बात करेंगे? कोई जो अपनी फ़ौज को, वहाँ पर एक खातून ने आके ये कहा है कि आप जाएँ पाकिस्तान और अल्लाह आपसे पूछेगा तो कहते हैं आपको आइए सही नहीं भेजा। ये क्या है यार? सर देखें ना, बस ये जो मौरूसियत की बिना पे जो पार्टियां चल रही हैं, अब ये नवाज़ शरीफ के समधी हैं, वज़ीर ख़जाना रहे, और जिस तरह ये पाकिस्तान से भाग के गए, शाहिद खान जिस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो ये सबको मालूम है। और उस वक्त से अभी तक ये बहाना बना के बैठे। और BBC का जो इंटरव्यू था, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो BBC का जो इंटरव्यू था वो किसी को मालूम नहीं था। इनके बेटे ने खुद ट्वीट किया कि जी हम BBC पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और फिर उसके बाद जो इनके साथ हुआ वो सब ने देखा है। तो ये खुद को बहुत ऊपर समझते हैं और शायद ये समझते हैं कि हम ये कुछ अरसे बाद फिर दोबारा आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी जो दुनिया भर में है वो समझते हैं इनकी बातों को कि ये जिस तरह भी लूटा है, जो कुछ इन्होंने करप्शन की है, अगर नहीं करप्शन की तो ये अदालतों को जवाब दें हैं, अदालतों का सामना करें। अब वो BBC के इंटरव्यू में हम सब ने सुना, उसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि आपको क्या बीमारी है, तो ये नहीं बता रहे, कहते जी मैं बस डॉक्टर ने कहा और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अब उस खातून का इतना सा सवाल था, क्योंकि वो खातून टैक्स पेयर है और वो ओवरसी पाकिस्तानी है, और उसका सवाल ये था कि डार बात ये है, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जो हिम्मत है, हम राजा ज़फ़रुल हक साहब कितने बुज़ुर्ग एक बंदे हैं, सियासतदान हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, और वो अगर आके ख़ुद से पिछली नशिस्त पे बैठ जाएंगे तो क्या मैसेज वो देंगे कि वो लड़की एक उनकी जो नवाज़ शरीफ साहब की बेटी है और वो सिर्फ इसलिए पार्टी को चला रही है क्योंकि वो नवाज़ शरीफ साहब की बेटी है। ये कोई लिमिटेड पब्लिक कंपनीज़ की तरह है कि जी अब CEO वालिद है तो उसके बाद बेटे ने CEO बनना है, अब जायदाद उसके पास चली जाएगी। चलें दें उनको लीडरशिप, लेकिन कम से कम अपनी जो एक इज़्ज़त नफ्स है उसका तो ख्याल करें। सदीक साजिद कोई उनसे कहता नहीं है कि ये क्या? नहीं जी, कहने की किसी को ज़रूरत है क्या बात करते हैं सर आप? ये देखो बाकायदा जो फुटेज अगर दोबारा भी चला दें तो बाकायदा डेस्क बजाए गए, और जो है ना किस बाज़ अराकीन जो कोरनश बजा लाते हैं, उसी तरह का जो एक माहौल था
तो ज़ाहिर है जिस तरह मियां नवाज शरीफ के सामने कोई नहीं बोलता था, वो भी उनकी साहबजादी हैं, तो उसी तरह उनका भी इस्तकबाल अरकान ने किया और उनकी गुफ्तगू को जब जैसे बाज़ ऐसे लोग थे जिनमें ख़ास तौर पर शेख रुहेल असगर हैं, उन्होंने अच्छा जी आ जाए, ठीक हो गई ये बात, मैं ज़रा थोड़ा सा मूव करते हैं आगे जी। जो नो कॉन्फिडेंस के एहसन इकबाल साहब ने जो उज़र पेश किया उसकी मुखालफत में कि अपने बंदे शो करें, क्योंकि पहले भी हमारे पास सेनेट चेयरमैन के ख़िलाफ़ जब नो कॉन्फिडेंस थी वो नाकाम हो गई थी, अगरचे अपोजिशन के मेंबर ज़्यादा थे। तो यहाँ पर तो जो कंपोजिशन है वही अपोजिशन के हक़ में नहीं है, तो फिर यहाँ पर कौन वोट देगा? तो इस वक्त जो ऐवान की जो सूरत हाल है, जो जरदारी साहब कह रहे हैं कि बस जाने का वक्त आ गया और हम भगा देंगे, तो क्या फिर वो जो 50 अरब रुपए का फ़ंड कायम करना था और एक MNA को एक अरब 2-2 अरब देने की बात हो रही थी, वो उस लिहाज से फिर ये कह रहे हैं? देखें, ये मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट इन्होंने कही है, इनके पास तो पूरे अरकान ही नहीं है। अभी BNP चली गई है पोजीशन में, उसके बावजूद हुकूमत के पास 180 का फिगर मौजूद है, यानी कि PTI 156 पर है, PMLQ 5 हैं, MQM 7 हैं, GDA 3, शेख रशीद 1 और उसके बाद बलोचिस्तान अवामी पार्टी 5 हैं, JWP जो बुगटी साहब है वो हैं, और 2 इंडिपेंडेंट अरकान असलम बोतानी और अली नवाज शाह, ये हुकूमत के साथ इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं। अब 180 इनके पास मौजूद हैं, और जो दूसरा जो फिगर है 342 के अवान में जो अपोजिशन के पास है, वो उनके साथ सारे भी मुखलिस नहीं हैं। क्योंकि मुझे याद है कि नून लीग की जो मुलाकातें हुई थी उस्मान बुज़दार से, और आपके इल्म में होगा जब बनी गाला में इमरान खान से भी मुलाकात हुई थी, और एक कमेटी, कुछ कमेटियां बनी थी इत्तेहादियों को मनाने के लिए, तो उस कमेटी को एक टास्क दिया गया था कि नून लीग के अंदर जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसको हमने दोबारा जो एक्टिव करना है। तो वो उस लिहाज से अगर देखे जाए तो मुझे तो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो है वो इसमें कोई जान नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक अगर ये किसी इत्तेहादी पर काम कर सकते हैं तो वो उसमें एक तो MQM है जिसकी 7 सीटें हैं, और दूसरा जो इत्तेहादी है PMLQ, लेकिन वो इस वक्त इनके ज़ेर अताब नहीं आएगी, वो चौधरी साहब ज़ेर असर नहीं आएगी, ज़ेर असर नहीं है इनके, यानी कि वो बहुत सीनियर लोग। अच्छा, यहाँ पर ये बड़ा अहम इशू है, पर आपको रोकता हूँ, हमें यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना और उसके बाद फिर इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। और सदीक साजिद साहब के जो इनके भी जो तजुर्बात हैं, और क्योंकि ये भी बहुत लोगों को जानते हैं, इनसे भी ज़रा पूछेंगे कि इनका क्या ख्याल है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक की अदम एतमाद जरदारी साहब की प्रपोज़ल है। मरीम साहबा कहती हैं कि बिलावल जब लेके तजवीज़ आएंगे तो उनसे बात होगी। सेनेट के इंतखाबात में जाने का फ़ैसला कर लिया गया है। एक अजीब सी सूरत हाल है, समझ में नहीं आ रहा। 180 अरकान है इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास, अक्सरियत है उनको 8 अरकान की, यानी ज़्यादा। तो किस तरह से कौन सी जमात टूटेगी? सदीक साजिद, आपकी किसी से बात हुई होगी कि किसको ये समझ रहे हैं कि वल्नरेबल है जो इनको छोड़ के आएगा, तहरीक इंसाफ को छोड़ के जो जाएगा? मौजूदा सिचुएशन में तो कोई नहीं छोड़ेगा। तो फिर ये उम्मीद कैसी है? देखिए सीधी सी बात है, ये फिर इसका मतलब है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं जनाब आसिफ जरदारी। आसिफ हाफिज हुसैन अहमद ने आज बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा ये ट्रंप का पत्ता और जनाब ये वीटो पावर वो आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के पास मौजूद है। सबसे पहली बात है समी साहब, वो अपनी सिंध हुकूमत क्यों कुर्बान करेंगे? वो तो सब उसके 5 साल पूरे कराएंगे। अभी एक ज़िमनी इंतखाब हुआ, उसमें GDA के उम्मीदवार हारे हैं, ठीक है, साबिक़ वज़ीर आला, और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जीते हैं। वो तो सारे सियासी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। आजकल तो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लोगों को बुला कर सेनेट की टिकटों को भी फाइनल कर रहे हैं। तो वो जहाँ तक तरीके अदम एतमाद की बात है, ये देखिए चौधरियों को काबू कर लिया इमरान खान ने, कामज़ अली आगा को एक सीट मिल रही है, और परवेज़ लाई ने तो ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, और वहाँ पे लोगों से मिलना जुलना, क्योंकि इमरान खान को ये जो रिपोर्ट्स मिली मुख्तलिफ इदारों की, उसमें उन्होंने कहा था कि 20 से 25 लोग ऐसे हैं नाराज़ MPA, एक नज़रियाती ग्रुप उन्होंने अपना एक बनाया हुआ है, उनके पिछले दिनों खाने पे मीटिंग हुई है। वो लोग थे जो परवेज़ लाई से वक्तन फ़क्तन मिलते रहे, लेकिन अब वही टास्क परवेज़ लाई को इमरान खान ने दे दिया कि नाराज़ को भी आपने मनाना है, तो ये
4 सीटें हमारी हैं, जनरल सीटें 4 हमारी हैं, 1 आप ले लें, क्योंकि 7 का टारगेट वहाँ पे पीटीआई ने रखा हुआ है पंजाब से कि 5 जो है वो मिल जाएंगी हमें जनरल सीटें, और दो एक टेक्नोक्रेट की खातून की सीट भी हम जो है वो हासिल कर लेंगे। 11 में से 7 का इनका टारगेट है। अब ये अपोजिशन के पास इस वक्त जो फिगर है वो 159 का है। वैसे तो कौमी असम्बली ने जो जारी किया वो 160 बनता है, लेकिन चूँकि इनके एक MNA जो हैं वो वफात पा चुके हैं, सैयद इफ्तिखार उल हसन, तो उस पर ज़िमनी इंतखाब होना तो उसको भी उन्होंने शामिल करके 160 बनाया। 339 का ऐवान है इस वक्त, 342 में से 159 इनके हैं, 180 जो है वो गवर्नमेंट और उसके तहादियों के हैं। तो अगर समी साहब ये 8 जो बंदे हैं ये चले भी जाते हैं उस साइड पे, 172 रह जाते, 172 से कम होते हैं, ये कैसे पूरे करेंगे? ये इनको भी तो देखना पड़ेगा ना, ये तो अपने बंदे किस तरह पूरे करेंगे? ज़ाहिर है इसमें पीपल्स पार्टी के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नाराज़ हैं। आज भी 82 अरकान पूरे नहीं थे, सेनेट के अरकान भी शामिल थे, लेकिन जो तादाद थी वो तकरीबन कोई 60-70 के करीब सेनेटर्स को मिला के बनती थी। सारे अरकान आज भी इनके जो है वो नहीं आए, क्योंकि जो इनकी जो लोग इनके बातें करते हैं, वो जो बयानिया है कि नवाज शरीफ का इदारों को, कौमी और दफाई इंटेलिजेंस इदारों को निशाना बनाने का, उससे वो एग्री नहीं करते, और उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है। लेकिन अब मरीम नवाज़ अगर ये इसी तरह आई हैं मैदान में, इसी वजह से आज उन्होंने अपने अरकान को, एक तो देखिए जो हुकूमत ने एक इनके साथ कोशिश की थी समी साहब कि पार्लियामेंट को चलाएं, हम आपके साथ वो जो नैब के कानून है उसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज सारा आके माहौल ख़राब कर दिया मरीम नवाज़ ने, क्योंकि ये हुकूमत यहाँ तक भी आ गई थी। ये भी आपको बता दूँ समी साहब कि ये हमारे नाजरीन के लिए खबर है, हुकूमत ने कहा था कि जो नैब के कानून में तरमीम का आपका मसवदा है वो भी ले आएँ, हम भी अपना मसवदा जो आपके सामने रख देते हैं, तो हम बैठ के उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो आज मरीम नवाज ने दरवाज़ा ही बंद कर दिया, कहते जी हम इनसे ताउन करेंगे ही नहीं। और वो देखें, वो तो इसलिए कि जो पहला मसवदा तैयार किया था वो इमरान खान साहब ने कहा कि भाई ये मेरे पास तो रिटर्न है, नारों की दरख्वास्त आई हुई है, क्योंकि उसमें सब यही था कि रिमांड ख़त्म हो जाए, चेयरमैन का इख्तियार ख़त्म हो जाए, केस फ़लाँ सुनेंगे फ़लाँ नहीं सुनेंगे, और ये जो एसेट बियॉन्ड मीन्स वाली बात है उसको तब्दील कर दिया जाए, नैब सबूत लेके आए कि ये बेईमानी हुई है। तो वो तो बिल्कुल ही कवानीन ऐसे बना के पेश कर दिए कि जिससे नैब जो है शायद वो मुल्ज़म बन जाए, और जिनको पकड़ने जा रही है वो दयानतदार होंगे। अच्छा, एक बात और हुई आज, इस मरीम नवाज़ ने अपनी जमात के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं डिक्टेटरशिप नज़र आती है, आज उन्होंने ये भी कह दिया कि अब हम नैब के कानून के मामले में भी इनसे बात नहीं करेंगे। यानी कि उसमें पीपल्स पार्टी का एक बड़ा ज़बरदस्त मसवदा है, समी साहब आपने देखा होगा ने तैयार किया हुआ है, वो बड़ा एक अच्छा और मुदल्लल बिल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़े तौर पर जो है वो दी गई हैं, लेकिन उन्होंने कहा हम उसके ऊपर भी बात नहीं करेंगे, और ये और कहा कि हुकूमत के साथ तावन भी नहीं होगा। और उसी एक मिसाल भी हमने देख ली आपसे थोड़ी देर पहले, कोरम टूटा था, और इसमें भी तहरीक इंसाफ का भी सोचना चाहिए कि अगर आपके पास 180 अरकान मौजूद हैं तो 86 अरकान आपको सिर्फ कोरम के लिए चाहिए, आप उस पर कोरम को तो पूरा कर सकते हैं। देखिए हुकूमत जो है वो हर वक्त बातचीत का दरवाज़ा खुला रखती है समी साहब। वो तो शेख रशीद साहब ने आके कश्मीर पर भी बात करने की जी, और इसी वजह से परवेज़ खटक हैं, अली मोहम्मद खान और आमर डोकर, ये 3 बंदे, ये धीमे मिजाज वाले सही बातचीत करने वाले लोग इनके पास गए थे। आज भी जाना था, लेकिन मरीम नवाज़ ने वो इजलास ही पार्लियामेंट्री पार्टी का इतना लंबा कर दिया कि हुकूमत और इनके दरमियान जो बातचीत होनी थी वो नहीं हो सकी, और चूँकि उन्होंने खुद ही कह दिया कि अब हम इनसे बातचीत ही नहीं करेंगे, तो फिर आगे उनका क्या फ़ायदा इस ऐसी बातचीत का? यानी कि पार्लियामेंट के अंदर रहकर भी आप दरवाजे बंद कर रहे हैं, और एक तरफ आप कहते हैं जी हाँ, अच्छा फिर एक नई बात है, कहानी शुरू कर देती हैं कि हम इनको NRO नहीं देंगे। अब वो कह रहे हैं जी इनको NRO नहीं देंगे, या यहीं पे आकर जो है वो सारा जमूत का सिलसिला जो है वो बरकरार रहता है। बात यह है कि अगर चले हम कह देते हैं जी इमरान खान साहब कहते हैं जी इनको हम NRO नहीं देंगे, तो आपके अंदर जो PDM में शामिल जमातें हैं वो किस तरह जो गुफ्तगू कर रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी या आसफ जरदारी तरीके अदम-ए-एतमाद की बात कर रहे हैं, या सेनेट इंतखाब में हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं, ज़िमनी इंतखाब में वो ऑलरेडी हिस्सा ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी आपको पंजाब में सपोर्ट करने जा रही है, तो क्या ये सारा ऐसे ही सिलसिला चल रहा है? इसका मतलब कोई ना कोई तो बातचीत है कि आपको दरवाजे खुले हुए मिल रहे हैं और उन दरवाज़ों में आप दाखिल भी हो रहे हैं, लेकिन वो ये एक होता है कि इन्होंने बना लिया हुआ कि इमरान खान साहब का उनकी हुकूमत को गिराना है। वो आइनी एक तरीका है, 1/4 अरकान करारदाद जमा करवाएं, उसके बाद फिर बंदे पूरे करना तो आपकी जिम्मेदारी है जी। वो एक कहा जाता है ना सेनेट का इंतखाब, अब किसने रोका था मुझे बताइए? ऊपर से आसमान से कोई फरिश्ते तो नहीं आ गए कि जब वोटिंग होती है
हमारे सामने आंखों के हमने देखा, आपके बंदे अपने तौर पे गए ना जी, 11 बंदे, और आपने उनके खिलाफ एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई, कोई निकला बंदा, एक भी बंदा नहीं। हालांकि सबको पता है कि किसने क्या रोल प्ले किया। तो ये खुद ही अच्छा यही हाल इसमें होगा, ये तरीके अदम-ए-एतमाद में भी यही हाल होगा कि इनके अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं, वो इस तरह की जब वो वोटिंग होगी वो सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। और मौजूदा सूरत हाल में तो किसी तौर पर भी नज़र नहीं आ रहा समी साहब कि ये कामयाब होगी। अच्छा, कोई प्रेशर, कोई टेंशन पीएम हाउस में है शहबाज इस हवाले से? नहीं, अभी फ़िलहाल तो ऐसी कोई नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगले महीने आपके इल्म में होगा, जब वज़ीर आज़म लाहौर गए थे तो स्पेशल इयादत करने गए थे चौधरी शुजात साहब की, तो उस वक्त बहुत सी बातें जो है वो तय हो चुकी थी। और उसके बाद फिर MQM का एक डेलीगेशन जो है वो एक मुलाकात करने आया था वज़ीर आज़म हाउस में। तो इसमें तमाम उसमें उनको ये भी कहा था कि जो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत है वहाँ पर भी उनको एडवाइज़र दिया जाएगा, लेकिन शर्त यही थी कि वो इनका साथ नहीं छोड़ेंगे नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट में अगर आती है तो। और सेकेंडली जो सेनेट इलेक्शंस हैं उसमें MQM इनके साथ खड़ी होगी। अभी तो फ़िलहाल सच एज कोई नहीं है प्रेशर, क्योंकि जो मैंने आपको बताया जिन दो जमातों से इनको थोड़ा सा खदशा था वो दोनों जमातें इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हैं, MQM भी उनके साथ खड़ी है। MQM का जो असल इशू है वो है कराची पैकेज है, कराची और जो सिंध से सैनिटर्स हैं उस पर इनके भी जो है वो गुफ्तगू चल रही है कि उसको किस तरह सीट एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि सिंध से एक तो अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो हैं जिनको वज़ीर ख़ज़ाना बनाया उन्होंने आना है, और तहरीक इंसाफ चाह रही है कि 2 सैनिटर्स हमारे सिंध से आ जाएँ, तो MQM के साथ इनकी सीट एडजस्टमेंट होगी। जबकि मुस्लिम लीग काफ जैसे सिद्दीक साहब ने बताया है कि पंजाब में जो कि 7 सीटें 11 में 7 की उम्मीदवार हैं, जिसमें से 4 तहरीक इंसाफ है और एक जो है वो कामिल अली आगा साहब को इन्होंने कहा है कि वो उस पर आ जाएंगी। उसके अलावा बाकी जो जमातें हैं GDA तो इनके बिल्कुल साथ है। शेख रशीद साहब तो वज़ीर दाखिला हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ एक कोalition में हैं बलोचिस्तान में, और 2 आज़ाद जो अरकान असलम भूतानी और अली नवाज शाह वो भी इनके साथ हैं। तो ये में 180 का जो फिगर है ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली इनके साथ हैं, लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आती है इन केस तो यकीनी तौर पर ये फिगर 200 प्लस में जाएगा, क्योंकि बैकडोर राब्ते तहरीक इंसाफ के नून लीग वालों के साथ हैं। और हमारे सोर्सेज ने यह बताया था कि जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक नून लीग की बातें चल रही चौधरी साहब ने बताया अभी कि आज पूरे अरकान इनके मौजूद नहीं थे। ये एक टैक्स होता है कि जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट है आप इजलास में पहुंचे ही ना, आप इजलास में ना पहुंचेंगे क्योंकि वो तो नो कॉन्फिडेंस में तो सरकार ने जो हटाने की बात कर रहे हैं उन्हें अपने मेम्बरान पूरे करने हैं, तो ये फिगर जो है डेफिनेटली 200 प्लस में जाएगा। अभी तक पीएम हाउस में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जी, हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा वापस आएंगे तो 2 इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो ये कि अगर PDM तहरीक अदम-ए-एतमाद लेके आती है तो जरदारी साहब बड़े पुरुमीद हैं, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अगर वो कामयाब हुई तो उसका सेहरा जरदारी साहब को जाएगा। तो फिर आने वाला वज़ीर आज़म कौन होगा? क्या जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाने पर ये सब मुत्तफ़िक है? और दूसरा एक इशू ये है कि अब पंजाब में जब इलेक्शन आया है तो सियासी जो ज़िम्मेदारी है खान साहब ने दी है जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। क्या जहांगीर तरीन के बाद अब तहरीक इंसाफ में कोई ऐसा कदावर बंदा नहीं जो पंजाब में तमाम अरकान को अपने साथ लेके चले, और खान साहब मजबूर होकर परवेज़ इलाही साहब के पास गए हैं? ये सब एक छोटे से वक्फे हुआ। वेलकम बैक नाजरीन। सियासत इस वक्त अपने पूरे ज़ोरों पर है और जोड़ तोड़ की सियासत वो निकल रही है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब की कमी इस वक्त शिद्दत से कुछ लोगों को महसूस हो रही है। परवेज़ इलाही साहब मुस्लिम लीग काफ के हैं, अलाई हैं, इसमें कोई शक नहीं। पिछली दफ़ा जब पंजाब की गवर्नमेंट बनानी थी, सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद जब आई तो सारा जो रोल था वो जहांगीर तरीन साहब के पास था, और उन्होंने अपने वसाइल भी इस्तेमाल किए, लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल इक्विपमेंट और विजडम थी उससे उन्होंने इंश्योर किया कि इमरान खान साहब के इक़्तिदार का सूरज जो है वो बुलंद रहे। अब परवेज़ इलाही साहब के पास गए हैं इमरान साहब, उनको फ़ोन किया है और उनको सारा सौंपा है। तो शहबाज, ये अब जहांगीर तरीन की कमी वहाँ पर महसूस होती है फिर, क्योंकि वो उनकी जो शख्सियत थी, जिस तरह जोड़ तोड़ था, पॉलिटिक्स की बारीकियाँ समझते थे, तो अब काफ लीग के पास जाना पड़ा है इमरान खान साहब को। जी समीर साहब, आपने दुरुस्त कहा जहांगीर तरीन की कमी इन्हें महसूस हो रही है और महसूस होती रहेगी।
उसकी वजह यह है कि मुझे याद जब 2018 के इलेक्शन हुए थे और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की 129 सीटें थी और तहरीक इंसाफ की 123 सीटें थी। तो उस वक्त जहांगीर तरीन साहब से मेरी एक मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बड़े यकीन से कहा था कि हम ये हुकूमत बना लेंगे। उसमें अगरचे आप काफ लीग की तमाम मिला के भी 10 ऐड कर लें, उसमें 10 में से ख़वातीन को निकाल के अगर 8 भी ऐड करें तो फिर भी तकरीबन बराबर फिगर बन रहा था। लेकिन उस वक्त जहांगीर तरीन ने, मुझे याद है कि शहबाज शरीफ ने उस वक्त रब्ते किए थे, लेकिन उससे पहले जहांगीर तरीन अपने जहाज़ में बिठा के लोगों को बनी गाला ले आए थे। तो वो उसी जहांगीर तरीन ने जब आरिफ अलवी का इलेक्शन, सदारत का इलेक्शन हुआ, तो ये लंदन में थे, इनको खुसूसी तौर पे बुलाया गया और वो फिर बाद में आपको पता है कि एतदाद वो मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी जब राहें जुदा की तो वो तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ आसानी से जीत गई। लेकिन जहांगीर तरीन ने उस वक्त भी बड़ा अहम रोल प्ले किया। जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, तमाम हुकूमतों को बनाने में जहांगीर तरीन का जो रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ में जो कोई हकीकी तौर पर अपने वसाइल यूज़ करता हो, अपनी सियासी दानिशमंदी यूज़ करता हो, चूँकि वो हालांकि वो इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हैं, मगर उसके बावजूद उनका असर और रसूख क्लाउड है उनका पूरा सर, बिल्कुल उनका। और जनूबी पंजाब मुझे ये पता है कि वो जो 22 MPs उन्होंने शामिल किए थे, वो उनसे आके सवाल करते हैं और कहते हैं कि जनाब अब हम कहाँ जाएँ। तो उस पर मुझे एक दोस्त ने कहा कि तरीन साहब ने एक महफिल में उन्हें ये जवाब दिया कि यार मुझे अब ये बताओ मैंने क्या हासिल किया जो आप कह रहे हैं कि जिना हमने कुछ हासिल नहीं किया। तो यानी फिर भी उन्होंने तनकीद नहीं की और खान साहब का नाम अभी भी बड़े इज़्ज़त और एहतराम से लेते हैं। सर, जहांगीर तरीन का इमरान खान से उनकी दोस्ती है। मैं आपको बताऊं, रिसेंटली कुछ दिन पहले भी मुलाकात हमारी एक हुई थी, लेकिन उन्होंने खान साहब की बुराई नहीं की। इवन क्या होता है कि खान साहब हुकूमत में हैं, उनके खिलाफ मुकदमा भी बना, उसके ये भी कहा गया कि ये मफरूर हैं, वापस नहीं आएंगे, वापस है। उसके बावजूद उनके इमरान खान साहब से राब्ते, नाराज़गियाँ अपनी जगह हैं, कुछ इशूज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दोस्ती का हक़ निभाया। तो अभी तक वो इमरान खान के दोस्त हैं, कुछ नाराज़गी हैं, लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि ये जो वो टाइट लिप्ड हैं, उन्हें ये शायद वो सोचते हो कि बहुत जल्द खान साहब को ये एहसास हो जाएगा कि जिन लोगों ने बीच में लड़ाई कराई है वो शायद खान साहब से मुखलस नहीं है और दोबारा उनका आपस में कोई तल्लक, क्योंकि अभी तक जो इंक्वायरी कमीशन है अभी उसमें कोई अभी मुलज़म है, मुजरिम तो नहीं है अभी जहांगीर तरीन साहब। और खान साहब भी ये बार बार कहते हैं, खान साहब कई इंटरव्यूज़ में ये कह चुके हैं, बल्कि मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में उनसे सवाल होता है और वो यही कहते हैं कि वो मुलज़िम में इंक्वायरी चल रही है, मैं अभी कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रोड्यूस मैटर है ना, अभी इंक्वायरी अभी कोर्ट में जाएगा तो जो कुछ होगा। लेकिन इमरान खान को मेरा ख्याल है कि जल्द इस बात का एहसास होगा कि वो जहांगीर तरीन की कमी उन्हें शिद्दत से महसूस होगी। ये अभी तो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आती है, नहीं आती, सेनेट इलेक्शंस के बाद उस वक्त सर बहुत ज़्यादा इनको शिद्दत महसूस होगी। और मुझे लग रहा है क्योंकि जहांगीर तरीन साहब इस वक्त इस्लामाबाद में है कि बैकडोर राब्ते शायद सेनेट इलेक्शन से पहले हों और जहांगीर तरीन की खिदमात ली जाएँ। क्योंकि आपको याद होगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी जब जहांगीर तरीन इमरान खान की गिले शिकवों से भरी और 1 से 1.5 घंटा वो मुलाकात चली थी और उसमें बहुत से गिले शिकवे हुए थे, लेकिन जहांगीर तरीन ने एक मुतालबा किया था तो वो मुतालबा उनका पूरा नहीं हो सका था अभी तक। तो लग ये रहा है कि ये अभी पेशरफ्त हो सकती है, बिल्कुल 1 से 2 माह जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और जहांगीर तरीन की खिदमात खास तौर पर जनूबी पंजाब के हवाले से जो है ली जा सकती है। अजीब सदीक साजिद साहब, जरदारी साहब ने नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की है, ज़ाहिर है वसाइल भी वो लगाएंगे। मुझे तो ये पता चला था कि एक उनके करीबी दोस्त ने कहा था कि एक फ़ंड कायम किया जा रहा है और उसमें करोड़ों नहीं अरबों की बात होगी और मुंह भर दिए जाएंगे, बल्कि पेट भी भर दिए जाएंगे, MNS के ठूसे जाएंगे, इतने पैसे होंगे और फिर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। तो ये सारा जो कारखाना चला रहे हैं, अगर इसमें कहीं तहरीक अदम एतमाद वाकई कामयाब होगी तो फिर तो जरदारी साहब कहेंगे ना कि जितना माल लग गया बंदे भी उस दे, तो वो फिर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार वो कह भी चुके हैं कि हमसे सीख लें कुछ। तो ये नून लीग वाले PDM वाले बनाएंगे उन्हें वज़ीर आज़म। आपने ही अपने प्रोग्राम में कहा था कि जो बोरियों के मुंह है वो खुले हैं नोटों के, सेनेट के इंतखाब के, वो तो खुल रहे हैं भाईजान, नए नोट आ गए, आगे बिल्कुल सही, रेट बढ़ रहा है। बलोचिस्तान से आगाज़ होगा, 50 तक बोली चली गई। जरदारी साहब पहले देखना चाहते हैं सेनेट का इंतखाब, ये मोर कॉन्फिडेंस मूव अगर आई भी, मोशन आई भी, तो ये उसके बाद ही होगा। तो पहले उसको मैंने आपसे कहा था ना कि उन्होंने एक इजलास में कहा था कि मेरी नज़र सेनेट में अपोजिशन लीडर पे नहीं है, मेरी नज़र सेनेट का चेयरमैन बनाने पे है। तो जो आप बात कर रहे हैं ना कि कितने, उन्होंने ये बात हो रही है कि पता करें कि फ़लाँ MPA कितने लेगा, ये कितने में जाएगा या कौन, और ये कौन मुफ्त में आएगा या कौन जो है वो, आपको पता है ख़रीदो फरोख्त हम जितना मर्ज़ी कर लें, ये होती है सर हार्स ट्रेडिंग।
सीधी सी बात है। ओपन बैलेटिंग अगर कोर्ट ने कर दी तो अब ओपन बैलेटिंग कर दी फिर तो ये सारा काम ही आपको पता है। फिर अगर कोर्ट ने तो तशरीह करनी है, गलियां सुंजियां हो जाएंगी, मिर्जा याद फिर, क्योंकि मेरे ख्याल है उसके लिए भी हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि केस जो है वो अदालत में है, फिर डर ही आता है कहीं पाबंदी न लग जाए। नहीं ये मैं आपको एक बताऊं, चेयरमैन पैमरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चेयरमैन पैमरा साहब तो फौरन तौर पर चेयरमैन पैमरा वो फिर जो मर्जी करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो इंटेग्रिटी वाले जज बैठे हुए हैं ना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस मुल्क में कभी भी आज़ादी है सहाफत पर कोई कंप्रोमाइज़ होने। उस वक्त समी साहब ये जरदारी साहब इसको देखेंगे, अगर वो कामयाब हो गए अपना ये मकसद हासिल करने में, सेनेट का इंतखाब में, तो उसके बाद फिर वो आप जो बात कर रहे हैं फिर एक नया मरहला जो है वो शुरू होगा। अब एक इन्होंने 4 फरवरी को PDM का एक इजलास भी सरबराही इजलास बुलाया जिसमें इन्होंने ये फैसला करने जा रहे हैं कि हमने लॉन्ग मार्च कब करना है। उसमें ये बात भी रखी गई है और दूसरी रखी गई है कि हम ये टेस्ट करें तरीक़े अदम एतमाद। अच्छा, ये कहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं? ये शुरू करना चाह रहे हैं बलूचिस्तान से तरीक़े अदम एतमाद। और वहाँ पर जरदारी साहब ने कहा है कि मेरे अगर फार्मूले के मुताबिक आप चलें तो मैं आपको बलूचिस्तान की हुकूमत पहले जो है वो दे दूंगा। इस सिलसिले में उन्होंने मौलाना फजल रहमान को ये भी कहा, लेकिन अब वो हालात हो सकता है कि मुख्तलिफ होंगे कि वो हाफिज़ हुसैन अहमद और वो शिरानी का जो ग्रुप है वहाँ पे वो तगड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है और MP उनके कंट्रोल में है। वरना तो ये ऑफ़र थी कि या तो JUI वाले वहाँ पे अपना वज़ीर आला ले आए या फिर मैंगल को भी, अख्तर मैंगल को भी एक ऑफ़र जो है की गई थी। और उन्होंने कहा जी हम वहाँ पे टेस्ट करेंगे, अगर वहाँ पे कामयाब होगी उसके बाद पंजाब में जाएंगे, फिर स्पीकर जो नेशनल असम्बली हैं उनके ख़िलाफ़ इसको टेस्ट किया जाएगा और फिर सबसे आखिर में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। तो ये एक इनके मराहल जो कल जरदारी साहब ने बात की, बतदरीज जो है वो हम ये तमाम ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये वो सूरत हाल है कि यानी कि वो इसको लंबा लेकर जाना चाह रहे हैं कि ये यानी दूर से खड़े होकर एक लॉलीपॉप उनके हाथ में है। हाँ जी, और वो कहते हैं बड़ा मीठा है, शहद से भरपूर है, आइए और इसको चूस लें, आ जाए मेरे पास। आपने तो बड़ा महज़ब लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं नहीं करना चाह रहा, वरना तो मेरे वो कुछ जहन में कुछ और बात आ रही थी। हाँ, तो वो उसमें वो फिर ज़ाहिर अब जरदारी साहब के पास एक वो चीज़ मौजूद है। मैं आपको शुरू में रश्मि नहीं सर, सिंध की हुकूमत मौजूद है, वो उनके पास, वो वहाँ पे अपने क्यों ज़ाया करेंगे? देखिए उनको 7 सीटें मिलनी हैं सेनेट की सर, वो क्यों दाव पे लगाएंगे? अपनी हुकूमत क्यों दाव पे लगाएंगे? वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी से बैठे हुए हैं। तो वो ज़ाहिर है जी इन चीज़ों को सारा वो ऐसे तो नहीं अपना सारा लपेट दें, क्योंकि अगर आज इलेक्शन दोबारा हो जाते हैं तो उतनी सीटें तो जरदारी साहब को वहाँ पे मिलने वाली इस वक्त नहीं है जो उनकी ज़ाहिर है वो एक आधे ज़िले में या जो कराची की जो सूरत हाल है, जो डेवलपमेंट के काम हैं और उनके बहुत ज़्यादा जो है वो इशूज़ हैं। ठीक हो गया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सदीक साजिद आपका और शहबाज आपका। जाने से पहले एक दफ़ा फिर तमाम उन ताकतों का, उन सियासी क़ुव्वतों का शुक्रिया जिन्होंने बोल की बंदिश पर बड़ा एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी का शुक्रिया, तहरीक लब्बैक का शुक्रिया, उन्होंने जो बात की, और ख़ास तौर पर उस तहरीक लब्बैक के नौजवानों ने आज आपको पता ट्रेंडिंग भी की। उन्होंने 4-5 घंटे तक जो ट्विटर ट्रेंडिंग थी उसमें बोल की बंदिश को हाईलाइट किया गया और कहा गया कि ये गैर कानूनी है। और कल आप साद रिजवी साहब का इंटरव्यू, खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ आखिरी लम्हात में उनकी क्या गुफ्तगू हुई, क्या उन्होंने बताया, अब क्या एजेंडा है। और फिर मैंने उनसे ये भी सवाल किया उसमें कि उनकी जो रहलत है, उनका जो इंतकाल है, उसके बारे में भी, उसके हवाले में भी बहुत चेमगोइयाँ हुई। तो क्या उन्होंने कहा वो भी कल आप सुन लीजिएगा। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।